आरपीओ ऑफिस में क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि आरपीओ आपसे डायरेक्टली नहीं मिलता है और आपका जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो पीएस के अपॉइंटमेंट होता है। जानिए इसका अंतर और क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है जब आप एक फ़्रेश या री इशू करने जा रहे हैं अपना पासपोर्ट को। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को शुरू करते हैं एक लाइक के साथ, क्योंकि 90% केसेस में जो मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ लोगों को बड़ा सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो रहा है। तो सोचा मैंने कि एक वीडियो ही आप लोगों के लिए क्रिएट क्यों ना कर दी जाए। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं ईसीआर या नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए, और वो आप खुद से कर सकते हैं या फिर आप किसी भी साइबर कैफ़े का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, या आप किसी भी सीएसपी वगैरह पे जहाँ पर ये काम किए जाते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीस होती है 1500 रुपये और तत्काल की फ़ीस कुछ ज़्यादा होती है। 1500 रुपये फ़ीस होती है, शायद अगर आप खुद से भरेंगे तो 1500 ही जाएंगे, और अगर आप साइबर कैफ़े वाले से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को करवाएंगे तो वह आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी लेता है। ऐसे केसेस में आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, और अपॉइंटमेंट जब होता है तो आप आरपीओ से नहीं मिलते हैं। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जब आप अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू या आपका वेरिफिकेशन आरपीओ साहब करेंगे नहीं, उनका स्टाफ होता है वो करता है। और आरपीओ साहब तो बहुत लास्ट में आते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, और जब उनका वेरिफिकेशन मार्क लग जाता है तभी आपका पासपोर्ट यहाँ पर प्रिंट होता है। अब अपॉइंटमेंट वाले दिन क्या क्या आपको करना चाहिए ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टेट में हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है फ़ोटो की। फ़ोटो में बैकग्राउंड जो हमेशा रहती है वो वाइट रहती है, तो आप कोशिश करिए कि डार्क कलर की कमीज़ या डार्क कलर की ड्रेस अगर आप फीमेल हैं तो आप पहन के जाइए। आप रेड ब्लैक पहन सकते हैं, बट लाइट कलर की पहन के जाएंगे तो वो फ़ोटो आपकी हो सकता है कि आपके पासपोर्ट पर थोड़ी गलत आए। तो जैसे कि मेरा फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा कुछ ये फ़ोटो है, मैंने कुछ इस तरीके का फ़ोटो यहाँ पर लगा रखा है अपने पासपोर्ट पर। तो आप ये भी ब्लैक कलर की शर्ट पहने, ब्लू कलर की शर्ट पहने, अच्छा रहेगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सीरियल बनाकर लेके जाइए, एक फ़ाइल बना लीजिएगा। आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल होती है उसको ज़रूर बना कर रखिएगा। आप 10th से शुरू करिए, क्योंकि आपकी बेसिक जो होती है वो 10th होती है। 10th के बाद 12th, 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जो भी आपकी डिग्री है, बीएड किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, जो भी आपने किया है वो आप सीरियल वाइज उसकी फ़ोटो स्टेट अटेस्ट करा कर, ध्यान रखिएगा सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं, या उनसे पूछ लीजिएगा कि सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं या किसी गस्टेड ऑफिसर से। वैसे मैंने तो सेल्फ अटेस्ट करके दिया था, साइन करके दिया था। आजकल सेल्फ अटेस्टेशन जो होता है वो चल जाता है, वो उसकी एक फ़ोटोकॉपी वो आपको देनी होती है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो वह उन सब चीज़ों को देखते हैं, और आपकी जो अपॉइंटमेंट की लिस्टिंग होती है, जो रसीद आपके पास होती है, उसको वो मैच करते हैं। मैच करने के बाद समटाइम्स वो आपसे पूछते हैं कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह के, क्या क्यों बनवा रहे हो पासपोर्ट, इस तरीके की बातें वो करते हैं। यहाँ पर वो अपने आधार कार्ड को और पैन कार्ड को भी देख सकते हैं, साथ साथ वोटर आईडी कार्ड, साथ साथ निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो उसे भी मैच करते हैं। आपकी 10th की मार्कशीट से आपके आधार कार्ड का जो नाम है उसको मैच किया जाता है। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, चाहे आपके नाम में त्रुटि है या आपके पिताजी के नाम में त्रुटि है, तो उस केस में आपको करेक्शन के लिए बोला जाता है। आप जब तक उसका करेक्शन नहीं कराएंगे आपका पासपोर्ट आगे नहीं बनेगा। अगर स्पेलिंग में कोई दिक्कत है तो ही आपको चेंज कराना होता है। अगर स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है तो कई बार वो लोग इसको इशू कर देते हैं। मेरे केस में यही था, मेरे नाम में अभी और शेख में स्पेस था, लेकिन उन्होंने बोला कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है और आपका 12th में आके वो ठीक हो गया है, तो हम उसको मान लेंगे। ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि आप जब भी जा रहे हैं तो बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में जाएं, यानी कि अच्छे कपड़े पहन कर जाएं, जिससे आपकी फ़ोटो अच्छी आए, जिससे आगे चलकर जब 10 साल बाद आप उसे रिन्यूअल कराएं तो वो भी आपका ठीक ही लगे। कई बार मैंने देखा, और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया ऑफिस में जब मैं अपना देने गया था, कि लोग ऐसे ही सुबह उठ के आ जाते हैं। ऐसा मत करिएगा, प्रॉपर तरीके से जाइएगा। सर्दियों का दिन है तो टाई लगा के भी चले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि फ़ोटो जो है वो अच्छी आएगी। हालांकि फ़ोटो जो आती है वो इतनी सी आती है, लेकिन फ़ोटो आपकी अच्छी आनी चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं आरपीओ साहब की। देखो, आरपीओ साहब आपसे तब मिलते हैं जब आपके प्रॉब्लम्स आती हैं, अटक गया है, कोई वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गई है, तब आप आरपीओ साहब से मिलते हैं। लेकिन डायरेक्टली आप आरपीओ साहब से यहाँ पर आपका मिलना ही नहीं होता। मेरा ही नहीं हुआ मिलना, मेरा प्रॉब्लम था, मेरा प्रॉब्लम बीच में ही सॉल्व हो गया। तो
आरपीओ साहब से जनरल पब्लिक जो होती है वो नहीं मिलती और वो एक बहुत अच्छी ओहदा होता है। तो बस अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार रखें और अपने आप को थोड़ा सा नर्वस फील ना कराएं। आपका कोई नौकरी का इंटरव्यू वहाँ पर नहीं हो रहा है, आप बस जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको सही से प्रोवाइड करा दें। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है पुलिस वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन, वो उनका हेडेक होती है, आपकी कोई हेडेक नहीं होती। आपकी हेडेक सिर्फ इतनी होती है कि आपको अपॉइंटमेंट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, ध्यान रखिएगा।